of all, I would look at it as not rupees fighting, and look at it as dollar strengthening. नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आज बात होगी अगले बजट की। जीडीपी ग्रोथ में कटौती, 5 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और भारत को 2028-29 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनाने का सपना। अर्थव्यवस्था के ख्याल से देखें तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। इसके साथ ही रुपया का लगातार कमजोर होना, माफ कीजिएगा, डॉलर का मजबूत होना, रूस यूक्रेन युद्ध, तेल कटौती पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बिगड़ते रिश्ते और वैश्विक मंदी की आशंका के बीच भारत के आर्थिक ग्रोथ को संभालना और लगातार बढ़ रही महंगाई को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर आरबीआई मई महीने से ही रेपो रेट बढ़ाता जा रहा है। 1.9% नीतिगत दर बढ़ने के बाद रेपो दर अब तक बढ़कर 5.9% पर पहुंच गया है। लेकिन महंगाई है कि कंट्रोल होता ही नहीं है। जनवरी 2022 से खुदरा मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में यह 7.41% रही। खाने पीने के सामान, दाल, सब्जियां सब महंगी है। इन सब चुनौतियों के बीच भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जोश हाई है। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोथ को बनाए रखने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट को सावधानी से बनाना होगा। सवाल उठता है कि जब सरकार और आरबीआई के लगातार प्रयास करने के बावजूद ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है और ना ही ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में ऐसा क्या करेंगी जिससे उम्मीद की जाए कि देश में भविष्य की आर्थिक चुनौतियां कम हो जाएंगी, या यूं कहें कि बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्या करने की जरूरत है जिससे देश के हालात को सुधारा जा सके। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भारत की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 7% बढ़ सकती है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने कुछ दिनों पहले ही अपने लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को एक बार फिर से घटा दिया था। आईएमएफ ने पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए देश की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ 7.4% बताया था, लेकिन अब उस अनुमान में 0.60% की कटौती की गई है, जिसके बाद जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके बावजूद निर्मला सीतारमण ने ग्रोथ के 7% तक रहने की उम्मीद जताई है। खैर, उम्मीद तो भारत को 28-29 तक $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने की भी है, लेकिन इसके लिए अगले 5 सालों तक लगातार 9% की दर से जीडीपी होनी चाहिए। तो उम्मीद यह भी की जा सकती है कि 2023 में जीडीपी ग्रोथ वित्त मंत्री के उम्मीद को भी पार कर जाएगी। लेकिन आज बात उम्मीदों की नहीं, चुनौतियों की होगी। भारत के आंतरिक हालात पर बात करें उससे पहले एक बार मौजूदा वैश्विक हालात पर चर्चा कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को आईएमएफ और विश्व बैंक की विकास समिति की सालाना बैठक में वैश्विक चिंताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि तनावपूर्ण और अनिश्चित भू राजनीतिक संकट सर्दियों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण कमोडिटी की आपूर्ति में नई चिंताओं को पैदा कर सकता है। इसके साथ ही विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर नियंत्रण एक प्रमुख चिंता का विषय है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके कारण आपूर्ति और मांग बाधित हुई है और विभिन्न देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में खटास आई है। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका की अपील के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है। सऊदी अरब का कहना है कि इससे महंगाई कंट्रोल में आएगी। कई जानकार भी मानते हैं कि सऊदी अरब तेल उत्पादन कम कर तेल की कीमतों पर अपना कंट्रोल चाहता है, जिससे उनका देश मंदी की चपेट में न आए, क्योंकि सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है। ऐसे में तेल की डिमांड कम हो सकती है।
भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम देखें तो पहले ही काफ़ी बढ़े हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार के पास आने वाले समय में महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता है, यह तो समय ही बताएगा। वहीं वैश्विक मंदी ने करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ग्लोबल मंदी, करंट अकाउंट घाटा बढ़ना और फॉरेक्स रिजर्व का गिरना भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। आरबीआई महंगाई कंट्रोल करने के लिए आगे भी नीतिगत दरें बढ़ाने का फैसला कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 6 महीनों में भारतीय शेयर बाजार और भी कमजोर होगा। कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध, इन दोनों ने हालात पहले ही बिगाड़ दिए थे। ऐसे में महंगाई पहले से ही बढ़ रही है, लेकिन आने वाली स्थिति और भी खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। अब देश के अंदर की बात कर लेते हैं। सितंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 7.41% हो गई है। अगस्त महीने में यह 7% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने के सामान, खास तौर पर सब्जियों और दालों की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है। सितंबर महीने में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 8.6% है, जबकि अगस्त महीने में यह 7.62% थी। जबकि सब्जियों की महंगाई अगस्त के 13.23% से बढ़कर 18.05% पर पहुंच गई है। आपको बता दूं, कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीज़ों को मिलाकर रिटेल महंगाई दर तय की जाती है। इस बीच अगस्त महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ घटकर -0.8% रह गई है, जबकि जुलाई महीने में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी ग्रोथ 2.4% थी। गैर कृषि क्षेत्रों के रोजगार में उथल पुथल मची है। होटल, पर्यटन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में रोजगार के अवसर पैसेंजर ट्रेन बनी हुई है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार दूसरे साल भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। हंगर इंडेक्स के मामले में भारत 2020 में 94 पायदान पर था। साल 2021 में भारत 7 रैंक गिरा और 101वें पायदान पर पहुंच गया। 2022 में भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की और गिरावट हुई। इसके साथ ही भारत 107वें स्थान पर पहुंच गया है। सिर्फ 8 देश हमसे पीछे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल इस मामले में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, शिक्षा, आईटी, डिलीवरी और खुदरा कारोबार जैसे क्षेत्र रोजगार पैदा करने वाले बड़े क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्य मंत्री द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक इस सेक्टर में 2021-22 में रोजगार के 93 लाख से ज़्यादा अवसर पैदा हुए। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में 1.677 करोड़ घरों ने काम की मांग की, या इससे पिछले महीने में की गई मांग से 5% ज़्यादा थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम होना भी बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक रुपया कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। वित्त मंत्री की इस पंक्ति का आशय क्या है? भारत के लिए वर्तमान चुनौतियां क्या है? महंगाई पर कंट्रोल या भारत की विकास दर को दुरुस्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता क्या हो? निर्मला सीतारमण का यह कहना कि इस बार का बजट काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाना होगा कि क्या मायने हैं। महंगाई के नाम पर जेब से ज़्यादा पैसा चुकाकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय नागरिकों को क्या इस बार टैक्स में कोई बड़ी राहत मिल सकती है? और वैश्विक मंदी से भारत कैसे उभरेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी आज बात। हमारे साथ बातचीत के लिए आज 2 खास गेस्ट जुड़ गए हैं। पहले हैं संतोष मेहरोत्रा जी, जो अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और वहीं शरद कोहली जी हैं, जो अर्थशास्त्री तो हैं ही, साथ ही टैक्स गुरु भी कहलाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, संतोष सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। निर्मला सीतारमण ने अभी कुछ दिनों पहले आपने एक बयान देखा होगा जिसमें वो कहती हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप इस बयान को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सतही तौर पे तो बात सही है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। दुनिया भर की करेंसीज जो हैं, उनके मुकाबले में डॉलर मजबूत हो रहा है।
और जो करेंसीज हैं मतलब अमीर देशों की, वो उस तरीके से मजबूत नहीं हो रही हैं। तो सतही तौर पे तो ये बात सही है, मगर गहराई में जाएं तो फिर ये जो एक राष्ट्रवादी सोच के तहत ये जवाब दिया गया है, उसकी चर्चा की जा सकती है। शरद सर, आपसे जानना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण ने ही कहा कि इस बार का जो बजट होगा उसको पेश करते हुए दो चुनौतियां उनके सामने हैं। एक है महंगाई को कंट्रोल करना, और दूसरा है जो विकास दर है उसको बनाए रखना। वो ग्रोथ जो बार बार कम होता जा रहा है, वो 7%। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमको उम्मीद है कि हम 7% हमारा ग्रोथ रहेगा। आप क्या देखते हैं बतौर वित्त मंत्री, उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी और वो कैसे करेंगे, क्या होगा बजट उनका? देखिए, महंगाई ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, शायद ही कोई देश होगा जहां पर महंगाई इस समय समस्या नहीं है। और भारत में भी है, लाजमी बात है। 7.4% हमारी सीपीआई आई, और ये जी। बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बजट बनाते टाइम। पर इसमें मैं जो बात जोड़ना चाहूंगा कि ब्याज की दरें जिस प्रकार बढ़ाई जा रही हैं, उसमें एक कहीं सैद्धांतिक मैं आरबीआई से थोड़ा सा फर्क रखता हूं, क्योंकि एज ए मॉनेटरी टूल आप महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो वो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मतलब वहां पर मांग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, लोग भर भर के सामान खरीद रहे हैं, लाइनें लगा के सामान खरीद रहे हैं। वहां पर ये टूल बहुत कारगर सिद्ध होता है कि आपने आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे लिक्विडिटी स्क्वीज हुई, उससे लोन महंगे हुए, लोगों ने, कंज्यूमर्स ने जाके सामान खरीदना कम किया, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स की गहराई में डुबकी नहीं लगाता। पर ये जो इन्फ्लेशन है, इसमें बहुत सारा हिस्सा इन्फ्लेशन का सप्लाई ड्रिवन है। तो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन में ब्याज की दरें बेतहाशा बढ़ाते जाना, मुझे लग रहा है उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। और ये दिख भी रहा है कि लगातार ब्याज की दरें बढ़ाई जा रही है, पर आपको महंगाई में कोई खास फर्क नहीं दिख रहा। और मुझे, जहां तक मेरी जानकारी है, और मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक बता रहा हूं, कि सरकार ने भी आरबीआई को इस बात पे क्वेश्चन किया है कि भाई, आप जो 2 से 6% आपका बैंड होता है इन्फ्लेशन का, आप उस इन्फ्लेशन बैंड को क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? आपने जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्यों नहीं? क्योंकि उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि साहब, ये सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है, इस पे हमारे मॉनिटरिंग। तो ब्याज की दरें बढ़ाने से क्या होगा? आपने जो दूसरी बात पूछी कि बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने में चैलेंज आएगा, रुकावट आएगी, क्योंकि आप पैसे को अगर इतना महंगा कर देंगे कि उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नए बिजनेसेस, जिसका मतलब है कि रोजगार का सृजन होना, जिसका मतलब है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ना, लोगों का जाके सामान खरीदना। आजकल तो छुट्टियां तक लोन पे ली जाती है, एजुकेशन के लिए लोन लिए जाते हैं, गाड़ियों की, फ्रिज की, टीवी की, घर की तो बात ही नहीं है। आजकल तो सभी कुछ लोन वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, हम धीरे धीरे सब चीज लोन पे लेते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर ब्याज की दरें और ईएमआई बेतहाशा बढ़ती जाएगी, मुझे लग रहा है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट को बनाने में चैलेंज रहेगा, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और अगर आरबीआई ये कहता है कि हम ब्याज की दरें इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमें अमेरिकन फेड की टो लाइन करना है, मतलब हम उनको फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकने के लिए बहुत ज्यादा गैप ना हो जाए, वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है इसमें एक बार फिर विचार होना चाहिए कि क्या आरबीआई को इतना ज्यादा हॉकिश, जिसको आजकल स्लैंग में बोलते हैं, इतनी ज्यादा हार्ड लैंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाने के बिल्कुल विरुद्ध रहेगा। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाने में बहुत इसके दिक्कतें आने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेहरोत्रा सर, अब अगला सवाल आपसे ये है कि जो वर्तमान स्थिति है सरकार के लिए, आपको क्या लगता है कि महंगाई ज़्यादा बड़ी चुनौती है, उसको पहले देखना चाहिए कि महंगाई से को कैसे टैकल करें, या फिर उनके लिए चुनौती ये होगा कि जो हमारा विकास दर है, जो हमारा अनुमान है, उसके इर्द गिर्द कैसे रहें, उसके बराबर कैसे रहें? दोनों चुनौतियां हैं, और अगर महंगाई दर को कम किया जाएगा तो ये भी संभव है कि हमारी विकास दर में वृद्धि हो। मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि अगर उसे कम किया जाए, और सरकार के हाथ में है, मैं इस विषय पे वापस आता हूँ। अगर उसे कम किया जाए तो डिमांड बढ़ेगी, रूरल डिमांड जो बहुत मंद है, और अर्बन डिमांड भी मंद है क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। तो अगर दाम कम किए जाएंगे तो संभवतः एग्रीगेट डिमांड सारी चीज़ों की
बढ़ेगी और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो निवेश दर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि निवेश दर स्थगित रही है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का स्तर आरबीआई के हालिया आंकड़ों के हिसाब से 73%, 73% या 74% के लगभग है। और इंडस्ट्री निवेश तब करती है, रोजगार तब पैदा होता है जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 75 से 80% के बीच में कम से कम पहुंच जाता है। तब उनको इतना हौसला बढ़ता है कि वो उनको लगता है कि आगे चलते हुए अब हम अगर आज निवेश नहीं करेंगे तो हम डिमांड जैसे बढ़ेगी तो हम डिमांड की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब निवेश जब नहीं होगा तो उसमें तो दिक्कत आएगी। और जहां तक तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि महंगाई और विकास दर में एक तरीके का जुड़ाव है। और अब मैं उस बात पे आता हूं जो मैंने शुरू में कही कि महंगाई दर को कम करने का तरीका एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही हाथ में है और आरबीआई के हाथ में उतने यंत्र नहीं है, उतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। वो मैं अभी समझाता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में क्या चीज है? वो है पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम, जिसपे टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज और सेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये एक जबरदस्त एक इनपुट होता है प्रोडक्शन में भी और जाहिर है कंजम्पशन में भी, जिस तरीके से हमारे साथी समझा रहे थे कि कंजम्पशन में कैसे होता है। तो अगर इनका दाम गिराया जाए, टैक्स गिराया जाए तो जो इनपुट प्राइसेस हैं जो बढ़े हुए हैं भारतीय मार्केट में, उनको कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्रोत हैं महंगाई दर के, वो उनका असर कहीं कम है भारतीय स्रोतों के। और जहां तक महंगाई को कम करने का आरबीआई का रोल है, देखिए आरबीआई रेट बढ़ाने के अलावा और लिक्विडिटी कम करने के अलावा उसके हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। और रेट बढ़ाने की बात, मैं इसके बारे में केवल 2 बातें कहूंगा कि आज भी जो रेट है वो शायद रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, यानी कि जो इन्फ्लेशन दर है और अगर जो रेपो रेट है उसकी अगर आप तुलना करें तो वो बराबरी पे भी नहीं पहुंचा है। तो वो जब बराबरी पे पहुंचेगा तब आप कहेंगे कि अगर मैं आज कुछ ऋण लेने जाऊं तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 0 होगा, क्योंकि आगे चलते हुए इन्फ्लेशन की दर को देखते हुए मुझे जो रिटर्न करना होगा वो बिना, लगभग समझ लीजिए बिना इंटरेस्ट के। दूसरी बात जो आरबीआई का महंगाई दर को कम करने की बात है, ये ध्यान रहना चाहिए कि आरबीआई जो रेपो रेट से इन्फ्लुएंस करता है इन्फ्लेशन रेट को, वो केवल कोर इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है। मगर जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो वेट फूड का है, खाद्य पदार्थों का है और जो फ्यूल का है, वो मिलाकर के आधा से ज्यादा हो जाता है। तो अब जो फूड है उसके लिए तो ऋण लिया नहीं जाता, और उसके अलावा जो फ्यूल है उसका दाम अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से पर निर्भर करता है और सरकारी टैक्सों पर निर्भर करता है। तो आरबीआई की मजबूरियां हैं, इसलिए अगर इन्फ्लेशन रेट को कम कर। शरद सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जैसा सर ने कहा कि तेल, क्रूड ऑयल की जैसे जो रेट है वो बाहर काफ़ी बढ़ता रहा है इन दिनों, उसके बावजूद इधर भारत में भी आप देखें तो तेल के दाम लगातार 100 के आसपास ही रहे हैं। जब कच्चे तेल के दाम कम थे तब भी और जब बढ़े हैं तब भी, और जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं वो सबके सामने ही है। ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के पास आपके हिसाब से क्या रास्ता है? देखिए, सबसे कारगर रास्ता जो भारत सरकार के पास है वो ये है कि इस समय अगर आप पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस कम कर देते हैं, आप कुछ चीजों में जीएसटी जो है उसको थोड़ा और रैशनलाइज कर देते हैं, तो शायद आपकी टैक्स की कलेक्शन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पर उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट डिमांड को बूस्ट करने में होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि अगर डिमांड बूस्ट होती है
तो आपको उसके बदले में टैक्सेस और आने लग जाते हैं, आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं मानता हूं कि अगर टैक्सेस कम करते हैं तो बहुत सारी सरकार की ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, हालांकि वो सब वेलफेयर स्कीम्स कैटेगरी में आती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे 100 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च करने का कमिटमेंट है। पर जब एक अंग्रेजी में कहावत होती है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, जब आप मुसीबत में होते हैं तो कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी स्कीम्स की लिस्ट बनाइए, उसमें से अगर कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनको साल 2 साल के लिए टाला जा सकता है, मतलब जो आपने मान लीजिए किसी चुनाव को देखते हुए लॉन्च करी विद ऑल द गुड इंटेंशन, मैं कोई सरकार पे कटाक्ष नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, तो अगर उसमें से खर्च बचाकर आप ऑस्टेरिटी जिसको कहते हैं ऑस्टेरिटी ला सकते हैं, उस पैसे की बचत को आप कंज्यूमर को पास ऑन करें टैक्सेस कम करके, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर हो, चाहे वो जीएसटी पर हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो। अगर आप कंज्यूमर्स को इस समय खरीदने के लिए दुकान तक पहुंचा सकते हैं और वाकई में इस इन्फ्लेशन को, भले ही इसको सप्लाई से आप डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन कर सकते हैं, मुझे लग रहा है वो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा हेल्दी है। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है, हालांकि भारत, आईएमएफ ने बोला है कि एक चमकता सितारा है, 6.8% की आईएमएफ ने अनुमान लगाया, जो बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। दुनिया भर की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2 और 3% लगाया गया अलग अलग एजेंसीज द्वारा, पर भारत का अनुमान 6% से ऊपर का है। तो ये बता रहा है कि हमने इस कठिन काल को ज्यादा अच्छा झेला है और सर आगे भी हम ज्यादा अच्छा इसको झेलेंगे। पर फिर भी हमें इसके कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट्स, अगर दुनिया भर में मंदी आती है, जो कि मुझे एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस बार लगभग कंफर्म लग रहा है कि 2022 खत्म होते तक और 2023 ज्यादातर दुनिया को परेशान करेगा। और ये तब है जब अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ये आगे एस्केलेट ना हो। अगर कहीं खुदा ना खास्ता रशिया यूक्रेन का युद्ध एक्सपैंड हो जाता है और उसमें नेटो अमेरिका वगैरह ज्वाइन कर लेता है, या चाइना ताइवान का एग्रीमेंट हो जाता है, या नॉर्थ कोरिया कुछ शैतानी कर बैठता है, तो फिर तो आप सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्थाएं और बिगड़ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है भारत को इस कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट्स को झेलने के लिए सबसे कारगर तरीका है कि आप अपनी डिमांड को ना गिरने दें। क्योंकि अगर डिमांड घबराहट के मारे गिरती है, या महंगाई के कारण गिरती है, या लोन महंगे होने के कारण गिरती है, किसी भी कारण से गिरती है, भारतीय इकोनॉमी प्राइमरीली एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक है कि लोग जाके सामान खरीदें, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, पूरा चक्का वहीं से चलेगा। एक सवाल आखिर में जो दोनों गेस्ट से होंगे, आपके हिसाब से जो वैश्विक संकट है, घरेलू संकट है, घरेलू संकट में महंगाई हो जाए या फिर बेरोजगारी हो जाए या बाकी चीज़ें जो आप देखते हैं हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान गिरा, सब चीज़ों को देखते हुए, उसके अलावा जैसा आपने बताया कि बाहर के देशों में जो हालात बन रहे हैं और जो वैश्विक मंदी की आहट है, इन सब के बीच सरकार को अगला बजट कैसा बनाना चाहिए? सबसे पहले संतोष सर, आपके हिसाब से 5 वो बड़ी बातें जो सरकार को बजट में शामिल करनी चाहिए। मैं टैक्स वाले मुद्दे से शुरू करता हूं, क्योंकि सरकार का फिस्कल डेफिसिट बेइंतहा बढ़ा हुआ है पिछले 2 सालों से, और बहुत ज़रूरी है कि सरकार अब कुछ नए इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी संबंधित जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो आम आदमी और सब लोगों पे लगते हैं वो ना करे, पहली चीज़। क्योंकि वैसे ही पेट्रोल डीजल गैस का, जैसे मैं और शरद भाई दोनों बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, टैक्स के मामले में ही इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही बात कि फिस्कल डेफिसिट बेइंतहा बढ़ा हुआ है और सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है, और ज़रूरतें बहुत हैं और एक्सपेंडिचर की ज़रूरतों पे मैं 1 मिनट में आता हूँ। ज़रूरी ये है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे एक सरचार्ज, चाहे टेम्परेरी हो, वो लगाया जाए, क्योंकि वो 19 में गिराया गया था। और पर्सनल इनकम टैक्स जो सुपर रिच हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनकम है, उन पर भी एक टेम्परेरी सरचार्ज लगाया जाए। अब सरकार को आमदनी की आवश्यकता है। अब जहाँ तक व्यय का सवाल है, एक्सपेंडिचर पैटर्न, बहुत ज़रूरी है कि पिछले 3 साल से स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च नहीं बढ़ाया गया हैगा, ना फाइनेंशियल ईयर 21, ना 22, ना 23 के अभी जो चल रहा है साल, उसके बजट में 86,000 करोड़ हेल्थ का सरकार का, केंद्र सरकार का बजट रहा।
जबकि एक एक पूरी शताब्दी में सबसे बड़ी महामारी हमारे देश पे आपदा के रूप में आई। तो ज़रूरी यह है कि हमारे देश की जो सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर सर्विसेज हैं, उनका सुधार करने के लिए उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी बात, एजुकेशन पे बढ़ोतरी खास तौर से होनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद थे कोविड की वजह से, और अब खुले हैं स्कूल, और वहाँ बच्चों को नए तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता है। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, वो सीखा सिखाया उनका वो भूल गए हैं। और तमिलनाडु में इसमें एक नई स्कीम चालू हुई है। उस प्रकार की स्कीम के लिए एक अनुदान देना चाहिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को। और तीसरी बात, और इस बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जो एक तरीका, एक जरिया शुरू किया गया था पिछले बजट में कि राज्यों को कैपेक्स बढ़ाने के लिए, यानी कि निवेश बढ़ाने के लिए जो अनुदान दिए जाने की बात थी, उसमें वो चालू रहना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर कैपेक्स बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और खासतौर से वो राज्यों द्वारा बढ़ेगा, तो उसका राज्य भरपूर प्रयोग करेंगे और उससे रोजगार ज्यादा पैदा होगा। क्योंकि ऐसा कैपेक्स जो राज्य सरकारें करती हैं, उनके स्कीम ज्यादा छोटे स्तर पर होते हैं, जो ज्यादा उतने कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते हैं, बल्कि श्रम गहन होते हैं। श्रम गहन होने की वजह से ऐसा कैपेक्स से रोजगार पैदा हो। शरद सर, आपसे यही सवाल, 5 बस पॉइंटर में बता दें कि 5 वो चीजें जिसको सरकार को बजट में शामिल करना ही चाहिए। संतोष जी ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। मैं क्योंकि उन्होंने बता दिए तो मैं उन पॉइंट्स को तो रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ एक पॉइंट में, जो मेरे भी दिमाग जहन में था कि टैक्सेस का रैशनलाइजेशन इस समय जरूरी है, जो मैंने पहले भी बोला। तो पहला, टैक्सेस का रैशनलाइजेशन, जिससे कि आपकी कंज्यूमर डिमांड बढ़े। और जब आप बोल रहे थे तो मैं नोट भी कर रहा था। दूसरा, एग्रीकल्चर क्षेत्र को किसी तरह प्रॉफिट में लाना चाहिए, क्योंकि इस देश की 60 से 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित है। तो मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर को प्रॉफिट में लाना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कृषि क्षेत्र के बिना कोई भी भारत में अच्छा बजट फिलहाल नहीं बन सकता, जब तक हम पूरी तरह इंडस्ट्रियल नेशन नहीं हो जाते, वगैरह वगैरह। तीसरा, मेक इन इंडिया को, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़े पुश की जरूरत है। मुझे लग रहा है पीएलआई स्कीम जो सरकार ने अभी निकाली हुई है, उससे आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज दस्तक दे रही हैं भारत के दरवाजे पर। वो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम ऐसी जगहों का रुख कर रही है, क्योंकि भारत में अभी उनको रेड कारपेट जो चाहिए होता है वो शायद दिखाई नहीं दे रहा। लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारे कारणों से, मैं उसमें नहीं जाता। तो मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा पुश देने की जरूरत है। चौथा, हमारी जो आयात पर डिपेंडेंस है, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस, उस डिपेंडेंस को किसी तरह कम करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर के बढ़ते रेट को देखते आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है, और ये भी एक महंगाई का कारण बन रहा है। और ये बहुत अच्छा कंट्री की हेल्थ के लिए नहीं है कि आपकी इंपोर्ट पर, आयात पर इतनी ज्यादा निर्भरता है। तो मुझे लग रहा है जो आत्मनिर्भर अभियान जिसका नारा दिया गया था कोविड में, उसको जमीनी तौर पर सच करने का वक्त आ चुका है। अब अगर विलंब होता है तो आपका ये ट्रेड डेफिसिट हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट हमारा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रुपए में। ये चौथा। और पांचवा और आखिरी मैं बोलना चाहूंगा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, दर्जनों कंपनीज को मैं जानता हूं, जो बोलती हैं कि हमें अपने लिए ट्रेंड मैन पावर नहीं मिलती है। ये पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि अगर आप विदेशी कंपनियों को यहाँ लाना चाहते हैं तो स्किल डेवलप, जो संतोष जी ने कहा, उससे मैं उसमें जोड़ रहा हूं ये, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन की बात करी। तो मैं एजुकेशन से आगे चल के स्किल डेवलपमेंट पे आ जाता हूं कि अगर स्किल नहीं होगी तो कंपनीज कंप्लेन करती हैं, वी फिट राउंड पेग्स इन स्क्वायर होल्स, कि हमें साहब जो चाहिए होता है मैन पावर वो नहीं मिलती है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को बुलाना चाहते हैं तो हमारी तैयारी उनके लिए पूरी होनी चाहिए। ये 5 चीजें मुझे लग रहा है, और जो संतोष जी ने बताई, अगर आप 10 मिला लें तो करीब करीब पूरा बजट ही तैयार हो जाता है। चलिए, आखिर में आप आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आखिर में, चूंकि आप टैक्स गुरु हैं और आपसे ये सवाल ना पूछूं तो हमारे दर्शक नाखुश होंगे, कि क्या इस बार टैक्स पेयर्स को कोई राहत आप देख रहे हैं या फिर और ज्यादा सख्ती दिखेगी? देखिए, मेरी जो तजुर्बा रहा है पिछले 3-4-5 साल में, कि सरकार ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने की परंपरा से अपने आप को ऊपर उठा लिया है।
सही है गलत है ये एक अलग बात है, पर अब सरकार मुझे लग रहा है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को हर बार इंतजार रहता है, जैसे करवा चौथ पे लेडीज चांद का इंतजार करती हैं ऐसे इंतजार रहता है, पर वो होता नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आम कॉमन टैक्स पेयर को कोई बहुत ज्यादा रेट में फेरबदल, सरकार पहले कह चुकी है हम एग्जेम्पशन हटाना चाहते हैं, तो एग्जेम्पशन मुझे नहीं लग रहा कि कोई एग्जेम्पशन नहीं लाई जाएगी, कोई कम हो जाए तो अलग बात है। तो मुझे लग रहा है कि अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने का अभी बजट में टाइम है, अभी हम अक्टूबर में है, बजट फरवरी में आना है, इसमें और फरवरी के बीच में कोई मानसिकता में चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। बाकी फिलहाल मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसे रिलीफ आम टैक्स पेयर को आता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत भारी दिल से अपने दिल पे पत्थर रख के ये बात कहनी पड़ रही है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।